एयर फ्रायर खरीदते वक्त एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि उसकी जो बास्केट है वो एज अ स्पेयर पार्ट अलग से अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका बास्केट कहीं ना कहीं से खराब हो जाता है या फिर उसके बास्केट में लगा हुआ जो कोटिंग है वो कहीं ना कहीं से खराब हो जाता है तो फिर वो बास्केट अलग से रिप्लेसेबल होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ बास्केट के खराब होने की वजह से आपको पूरा का पूरा एयर फ्रायर अलग से खरीदना पड़े। इसलिए एयर फ्रायर का बास्केट एज अ स्पेयर पार्ट अलग से अवेलेबल होना चाहिए। एयर फ्रायर में 80 से 90% ऑयल कम लगता है और आप अपनी फ्राइड चीजें एंजॉय कर सकते हैं, और ये बात हर एक ब्रांड चिल्ला चिल्ला कर अपने एयर फ्रायर के लिए बोलती है। लेकिन इस चिल्लाने के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि शायद छुपी हुई रह जाती है, और शायद ब्रांड्स चाहते भी हैं कि ये चीज़ छुपी हुई रहनी चाहिए और कंज्यूमर्स को ये चीज़ क्लियरली नहीं पता होना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एयर फ्रायर में 80 से 90% कम ऑयल यूज़ होना ये तो एक एडवांटेज है, लेकिन एयर फ्रायर में जो खाना बन रहा है, जो चीज़ें फ्राई हो रही हैं, वो जिस बास्केट में फ्राई हो रही हैं, वो बास्केट किस मटेरियल का है और उसमें किस टाइप की कोटिंग की हुई है, क्या इसके बारे में ब्रांड आपको क्लियरली बताता है? आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर ब्रांड्स इस चीज़ को या तो छुपाते हैं या फिर काफ़ी वेगली बताते हैं कि इसमें कोटिंग तो है लेकिन किस टाइप की कोटिंग है। ऑल्दो मैं अपने टॉप 5 एयर फ्रायर्स की वीडियोस जब भी बनाता हूं तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें किस टाइप की कोटिंग आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च करके उसके बाद बनाता हूं। लेकिन आम कंज्यूमर जब भी एयर फ्रायर के स्पेसिफिकेशंस को देखता है Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे या फिर ऑफलाइन भी कहीं खरीदने जाता है तो ये चीज़ काफ़ी वेग होती है और क्लियर नहीं होता है कि बास्केट का मटेरियल क्या है और उसके अंदर लगा हुआ कोटिंग किस टाइप का है। एयर फ्रायर में कम ऑयल यूज करने के कारण आपकी काफ़ी सारी बीमारियां होने से बच सकती हैं, लेकिन एयर फ्रायर में एक गलत कोटिंग या फिर गलत टाइप का बास्केट होने के कारण आपको उससे भी ज़्यादा खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। और आज की वीडियो स्पेसिफिकली एयर फ्रायर बास्केट मटेरियल्स एंड बास्केट कोटिंग्स के ऊपर होगी, क्योंकि ये आपके हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है। एयर फ्रायर में कम ऑयल लगता है, आप फ्राइड चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, या फिर जो बाइंग गाइड है वो तो काफ़ी लोग आपको बताते हैं, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी कम है कि एयर फ्रायर का बास्केट जो कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वहीं पर खाना पकता है, वो किस टाइप का होना चाहिए। आज की इस पूरी वीडियो में हम यही चीज़ कवर करेंगे। अगर आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन एयर फ्रायर के लिंक्स चाहिए जो कि सेफ भी हैं और आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दे देंगे और आप जो है ऑयल फ्री तला हुआ खाना एंजॉय भी कर सकते हैं और उसमें कोटिंग भी अच्छी आपको मिल जाएगी, तो इस टाइप के सभी एयर फ्रायर्स मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट के लिंक्स जो है वो टैग कर दिए हैं। व्यू प्रोडक्ट्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पे फ्लिपकार्ट की ऐप खुल जाएगी, उसमें से आप एयर फ्रायर चूज कर सकते हैं। ये सिर्फ वही एयर फ्रायर्स हैं जो कि मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं, जो सेफ हैं, जो आप यूज कर सकते हैं। अब सीधा चलते हैं इस वीडियो में और चेक कर लेते हैं कि भैया आफ्टर ऑल ब्रांड आपसे क्या छुपाने की कोशिश करते हैं एयर फ्रायर में। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बास्केट मटेरियल। अब दोस्तों जहां तक बास्केट मटेरियल का सवाल आता है तो वहां पर आपको मेनली 4 टाइप के बास्केट मटेरियल्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला है प्लास्टिक। अब वैसे देखा जाए तो प्योर प्लास्टिक का बास्केट मटेरियल आपको किसी एयर फ्रायर में नहीं मिलता। ये प्लास्टिक के साथ मेटल कहीं ना कहीं फ्यूज किया रहता है, तो आपको प्योर प्लास्टिक नहीं मिलता। और अगर आपको अनब्रांडेड किसी एयर फ्रायर में आपको प्योर प्लास्टिक का बास्केट मिलता है तो उसको तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, बिल्कुल भी नो कर देना, उसको मत खरीदना, क्योंकि हाई टेम्परेचर में प्लास्टिक कहीं ना कहीं से अगर मेल्ट भी नहीं होता है ना तो भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसे फ्यूम्स ज़रूर वो पैदा करेगा जो आपके खाने के साथ मिक्सअप हो जाएंगे और आपके बॉडी के अंदर जाकर ये काफ़ी बुरे हेल्थ इफेक्ट्स करने वाला है, जिसमें से कैंसर भी एक है। अब जो नेक्स्ट बास्केट मटेरियल है वो है एल्यूमिनियम, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है इंडिया में बिकने वाले एयर फ्रायर्स में। अब ये जो एल्यूमिनियम बास्केट मटेरियल है ना, अगर देखा जाए तो प्योर एल्यूमिनियम तो वैसे भी काफी रिएक्टिव होता है, उसमें जो है ना कोई खट्टी चीजें या फिर थोड़ा सा लेमन वगैरह अगर आप यूज करते हैं तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता है और वो जो छोटे छोटे जो केमिकल के जो पार्ट्स है ना एल्यूमिनियम के, वो आपके फूड में आ जाते हैं, इसलिए वो तो अवॉइड करना चाहिए। इसलिए एल्यूमिनियम बास्केट्स के ऊपर कोटिंग करी होती है और उसको भी हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे किस टाइप की कोटिंग होती है। अब जो थर्ड टाइप का बास्केट मटेरियल है वो है स्टील का बास्केट मटेरियल। ये जनरली आपको जो नॉर्मल जो एयर फ्रायर्स होते हैं ना उनमें आपको देखने को नहीं मिलता, बल्कि जो एयर फ्रायर ओवन्स होते हैं तो थोड़े से बड़े साइज के होते हैं, जनरली थोड़े से महंगे होते हैं आपके नॉर्मल एयर फ्रायर से,
उनमें आपको स्टील का जो है ना वो केसिंग अंदर देखने को मिल जाती है, प्लस वहाँ पे स्टील के ट्रेज आपको देखने को मिल जाते हैं और उनमें किसी टाइप की कोटिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये स्टील काफ़ी सेफ है, लेकिन हाँ वहाँ पे थोड़ा सा खाना उसमें चिपकने का डर हमें रहता है। आएंगे इस टॉपिक पे भी अभी हम आएंगे नेक्स्ट सेक्शन में। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट एयर फ्रायर का मटेरियल है वो है ग्लास, जो कि बेसिकली बोरोसिलिकेट ग्लास होता है और इसके भी एयर फ्रायर्स अभी हमें जो है ना मार्केट में काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। हाँ, इसके भी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि एडवांटेज के तौर पे तो ग्लास जो है ना बिल्कुल ही नॉन स्टिक होता है, कोई कोटिंग की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, आराम से खाना आपका इसमें से निकल भी जाता है। लेकिन ग्लास में जो है ना थोड़ा सा पकने में खाना टाइम लगाता है, फ्राई होने में, और थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। एंड डेफिनेटली ग्लास जो है ना वो ब्रेक कर सकता है, टूट सकता है, थोड़ा सा रिस्की उस एंगल से हो जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। अब ये सेक्शन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कोटिंग्स किस टाइप की आपको जो है ना वो बास्केट में मिल जाती है। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा कॉमन जो बास्केट मटेरियल मैंने आपको बताया था वो है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के बास्केट मटेरियल में कोटिंग आपको किस टाइप की मिलती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जहाँ तक कोटिंग्स की बात आती है तो मैं आपको थोड़ी सी कोटिंग्स की हिस्ट्री बता देता हूं, फिर हम करंट सिचुएशन पे चलते हैं। 1930 से 1950s के बीच में ना नॉन स्टिक कोटिंग्स काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे और ये वो दौर था जब नॉन स्टिक कोटिंग्स पहली बार मार्केट में आए थे। और यहां पर जो कोटिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर था वो था PFOA, जिसको C8 भी काफी पॉपुलरली जो है ना कहा जाता था। अब इनिशियली जो ब्रांड्स या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो PFOA कोटिंग बनाते थे वो कस्टमर से एक चीज छुपाते थे कि जो PFOA है उसको फॉरएवर केमिकल भी कहा जाता है। फॉरएवर केमिकल इसलिए क्योंकि PFOA वो खाने के साथ मिक्सअप होकर आपके बॉडी के अंदर चले जाता है और ये बॉडी से बाहर नहीं निकलता है। ये आपके बॉडी के अंदर धीरे 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 एक्यूमुलेट होता रहता है। इससे लॉन्ग टर्म में लिवर डिजीज, थायराइड प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी। और इसका बहुत बड़ा कारण था PFOAs, जो कि ब्रांड्स और मैन्युफैक्चरर्स आपसे, लोगों से, जनता से छुपा रहे थे कि PFOAs कितने ज़्यादा खतरनाक केमिकल्स हैं। लेकिन ये बिंदास जो है ना यूज़ हो रहे थे। जो भी यूटेंसिल्स हैं जहाँ पर खाना बनाया जाता है वहाँ पे एज अ नॉन स्टिक कोटिंग इनको यूज़ किया जा रहा था। 2013 से 2015 के बीच में इंडियन गवर्नमेंट ने और ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग गवर्नमेंट्स ने PFOAs को बैन कर दिया। धीरे धीरे जो कुकवेयर्स है ना उसमें PFOA की जो कोटिंग है वो आना बंद हो गई और उसकी जगह ले ली PTFE ने, जिसको कि टेफ्लॉन कोटिंग कहा जाता है। अब हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, यानी कि करंट टाइम में अभी हमें किस टाइप की कोटिंग देखने को मिलती है। एयर फ्रायर्स में अभी आपको जो कोटिंग देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा कॉमन है PTFE यानी कि टेफ्लॉन कोटिंग। ये PFOA से अलग होते हैं। PFOAs काफ़ी डेंजरस होते हैं, काफ़ी लो हीट में जो है ना उनमें फ्यूम्स निकलता है और जैसे मैंने आपको बताया बॉडी के अंदर जाके काफ़ी खतरनाक इफेक्ट्स उनके हो सकते हैं। लेकिन जो PTFE होता है यानी कि टेफ्लॉन कोटिंग होता है, ये देखा जाए तो काफ़ी हद तक सेफ होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेफ्टी है ना ये भी काफ़ी कंडीशंस पे डिपेंड करती है और वो कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने वाली यही है कि सबसे कॉमन जो कोटिंग अभी आपको एयर फ्रायर्स में देखने को मिलता है उसको PTFE यानी कि टेफ्लॉन कोटिंग कहा जाता है। अब जो दूसरे टाइप के कोटिंग्स होते हैं एयर फ्रायर में, एयर फ्रायर के बास्केट में आपको एक सिरेमिक कोटिंग भी देखने को मिलता है जो कि बेसिकली सिलिका जेल वाला कोटिंग होता है। ये तो कंप्लीटली सेफ होता है। अब ये जो सिलिका जेल वाला जो कोटिंग है ना ये जो है काफ़ी हाई हीट में भी इसमें से कोई फ्यूम्स वगैरह नहीं निकलते हैं। ये बहुत ज़्यादा सेफ भी होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी एज कंपेयर टू टेफ्लॉन, जो सिरेमिक कोटिंग की ड्यूरेबिलिटी है थोड़ी सी कम होती है। आपको थोड़ा सा केयर ज़्यादा करना पड़ता है। किस टाइप का केयर आपको करना पड़ता है सब कुछ आपको बताऊंगा। तो ये सिरेमिक कोटिंग है ना वहाँ पे यूज़ होते हैं। अब जहाँ तक कोटिंग्स की बात है तो वैसे तो टेफ्लॉन कोटिंग एंड सिरेमिक कोटिंग ये दो टाइप की कोटिंग्स यहाँ पे होगी। लेकिन अब यहाँ पे अगर आपको टोटली विदाउट कोटिंग जो है ना आपको बास्केट लेना है एयर फ्रायर का, तो फिर आपको या तो ग्लास बास्केट वाला एयर फ्रायर लेना पड़ेगा जहाँ पे आपको एक हेलोजन बल्ब या फिर हेलोजन आपको बेसिकली हीटर देखने को मिल जाता है, नॉट बल्ब, बेसिकली हीटर होता है। या फिर आपको एक ओवन टाइप एयर फ्रायर लेना पड़ेगा जो कि अंदर से स्टील का होता है और स्टील के ट्रेज आपको अंदर मिल जाते हैं। तो इन दोनों टाइप के एयर फ्रायर में आपको कोई भी कोटिंग देखने को नहीं मिलती है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब देखिए हमारे नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जहां पे मैं आपको बताता हूं कि ये जो PTFE कोटिंग या जो टेफ्लॉन कोटिंग है जो कि सबसे कॉमनली आपको देखने को मिल जाती है, ये कब जाकर जो है ना ये आपके हेल्थ के लिए एक खतरनाक चीज बन सकता है और एयर फ्रायर आपके लिए एक्चुअली में सेफ हैं या फिर नहीं है, अब आपको पता चलेगा। अब देखिए
सबसे पहले बात कर लेते हैं इन टेफ्लॉन कोटिंग की ही, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है। टेफ्लॉन का जो ब्रेकडाउन पॉइंट होता है वो करीब 260 डिग्री सी होता है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे ही एयर फायर के अंदर का टेम्परेचर 260 डिग्री सी पहुंच जाएगा तो टेफ्लॉन है वो ब्रेकडाउन करने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 260 डिग्री सी एक थ्रेशोल्ड है जहां से जो है ना टेफ्लॉन का ब्रेकडाउन जस्ट शुरू होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ता जाता है 260 से 300, 300 से 350, तो ऐसे ऐसे जो है ना टेफ्लॉन की ब्रेकडाउन की जो चांसेस हैं वो और बढ़ते जाते हैं। अब टेफ्लॉन ब्रेकडाउन कैसे होता है? जैसे ही ओवर हीट अंदर होता है और आपका टेफ्लॉन 260 डिग्री सी या फिर उससे ऊपर पहुंचने लग जाता है, तो यहाँ पे टेफ्लॉन जो है ना एक तरह के फ्यूम्स छोड़ता है, यानी कि धुआं एक तरह का छोड़ता है, जिसको अगर हम इनहेल करते हैं, यानी कि वो हमारे बॉडी के अंदर अगर वो धुआं फ्यूम्स अगर वो जाते हैं तो काफ़ी टाइप की बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें फ्लू, फीवर, ये सब कुछ इंसानों के लिए तो बहुत कॉमन है। प्लस सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट करती हैं आपके घर के जो पेट्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा इनका बैड इफेक्ट होता है। और पेट्स में भी सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट होता है अगर आपके घर में बर्ड्स हैं। बर्ड्स के लिए तो ये जानलेवा हो सकता है, और इंसानों में भी लॉन्ग टाइम इफेक्ट्स जो है ना इसके काफ़ी ख़राब होते हैं। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि एयर फ्रायर्स में क्या ये टेफ्लॉन कोटिंग 260 डिग्री सी तक पहुंच जाता है और ब्रेकडाउन होता है? तो फिर इसका क्लियर कट आंसर है नहीं। आपके जो भी एयर फ्रायर्स हैं उनमें जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 80 डिग्री सी से लेके 200 डिग्री सी तक होता है। इसलिए एयर फ्रायर जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तब भी उसकी जो हीट है ना 260 डिग्री सी तक नहीं पहुंचती है। लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पर पहुंच जाती है और उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एयर फायर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सी या फिर मैक्स टू मैक्स 210 डिग्री सी तक ही जाता है। प्लस एयर फ्रायर्स में थर्मोस्टैट भी लगा होता है, जहां पर अगर ज़्यादा ही टेम्परेचर जो है ना वो चला जाता है तो वहां पर थर्मोस्टैट उसको कट ऑफ कर देता है और इससे आपका एयर फ्रायर कट ऑफ हो जाता है, ओवर हीटिंग उसमें नहीं होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से केसेस हैं जहां पर ओवर हीटिंग हो सकती है और आपका टेफ्लॉन जो है वो ब्रेकडाउन हो सकता है और उसके फ्यूम्स बन सकते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने ध्यान रखना है वो ये कि अपने खाने को एयर फ्रायर में आपने बहुत ज़्यादा स्टैक नहीं करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना है, ओवर स्टैकिंग नहीं करनी है। जैसे कि आपने जो भी खाना एयर फ्रायर के अंदर रखना है फ्राई करने के लिए, उसको खुला खुला बिछा कर रखिए ताकि एयर की सर्कुलेशन अच्छे तरीके से हो। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है स्टैक करके रख देंगे तो जो नीचे वाला जो खाना है ना वो अच्छी तरीके से फ्राई तो नहीं हो पाएगा, पर वहाँ पर हीट बिल्डअप जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। तो एयर फ्रायर का थर्मोस्टैट उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ऊपर ऊपर से जो हीट है उसको थर्मोस्टैट डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन जो अंदर एक्स्ट्रा हीट बिल्डअप हो रही है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, वहाँ पे वो थर्मोस्टैट डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और वहाँ पे अगर ओवर स्टैकिंग ऑफ फूड होती है तो आपके एयर फ्रायर का टेम्परेचर 250 डिग्री सी, 260 डिग्री सी पहुँच सकता है। तो आपने सबसे पहले तो अपने एयर फ्रायर को ओवर स्टैक कभी नहीं करना है। नंबर 2, अपने एयर फ्रायर के बास्केट को वॉशिंग करते वक्त बहुत ध्यान देना है कि वहाँ पे आपने वो जो स्टील वाला जूना होता है ना, यानी कि जो स्टील वाला स्क्रबर होता है, उससे आपने स्क्रब करके वॉश नहीं करना है। अदरवाइज स्क्रब करते वक्त टेफ्लॉन कोटिंग जो है ना वो उतर सकती है। कहीं से अगर एक स्क्रैच भी लग जाता है टेफ्लॉन कोटिंग पे तो वहाँ से धीरे धीरे जो है ना टेफ्लॉन वहाँ से निकलना शुरू होता है। कई जगह फ्यूम्स भी बनता है और कई जगह वहाँ से जो है ना छोटे छोटे टेफ्लॉन के जो कण हैं जो कि मिलियंस में हो सकते हैं, एक छोटे से स्क्रैच में भी वो आपके बॉडी के अंदर धीरे धीरे जाना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपको जब भी बास्केट लेना है वो डिश वॉशर सेफ होना चाहिए और आपको वैसे भी उसको जो है ना सॉफ्ट स्क्रबर से ही उसको साफ करना चाहिए। उसको स्टील के स्क्रबर से आपको साफ नहीं करना चाहिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर लोग गलती करते हैं। जब आप खाली एयर फ्रायर को प्री हीट करते हैं तो कई बार उसको बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं। अगर आप खाली एयर फ्रायर को उसके अंदर कोई फूड रखे बिना उसको अगर आप हीट करते हैं तो उसको एक लिमिट तक हीट कीजिए। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक खाली एयर फ्रायर की प्री हीटिंग मत कीजिए कि यहाँ पर फिर से अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है एंड टेफ्लॉन पे डायरेक्ट जो है ना वो हीट पड़ती है और वो ब्रेकडाउन हो सकता है। इसलिए एम्प्टी एयर फ्रायर को प्री हीट बहुत ज़्यादा टाइम तक मत कीजिए। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी जो टेफ्लॉन कोटिंग है वो प्रिजर्व रहे। टेफ्लॉन कोटिंग बिल्कुल सेफ होता है, स्पेशली इसलिए क्योंकि एयर फ्रायर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सी के ऊपर नहीं जाता है।
बस आपको ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं ताकि वो सही तरीके से मेंटेन रहे। एंड अगर कहीं से भी आप कोई स्क्रैच देखते हैं टेफ्लॉन कोटिंग के ऊपर एयर फ्रायर के बास्केट के अंदर, तो बेहतर है कि उसको आप जल्द से जल्द चेंज कर लीजिए। एयर फ्रायर का जो बास्केट है वो रिप्लेसेबल होना चाहिए, वो एज अ स्पेयर पार्ट अवेलेबल होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो बास्केट का जो टेफ्लॉन कोटिंग है कहीं ना कहीं से स्क्रैच हो जाए और आपको उसके लिए पूरा का पूरा एयर फ्रायर ही नया खरीदना पड़े। आपको बास्केट जो है ना रिप्लेस करने का ऑप्शन होना चाहिए। अब जो दूसरी कोटिंग आती है सिरेमिक कोटिंग, जो कि सॉफ्ट सिलिका जेल कोटिंग होती है, वहाँ पे इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ब्रेक डाउन होकर फ्यूम्स क्रिएट नहीं करता है। तो अगर आपको सॉफ्ट सिलिका जेल कोटिंग वाला बास्केट मिल जाता है फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पे बस इतनी प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयर और करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पे आपको किसी भी स्टील के स्क्रबर से आपको उसको साफ़ नहीं करना, सॉफ्ट क्लॉथ से ही उसको साफ़ करना है, क्योंकि सिरेमिक जो है ना वो थोड़ा सा जल्दी से ख़राब हो जाता है और उसकी कोटिंग निकल सकती है। और वहाँ पर कोटिंग निकल जाती है तो आपका फूड जो है फिर से स्टिकी हो जाएगा बहुत ज़्यादा बास्केट के साथ, आपको प्रॉब्लम आएगी। अब जो आपके स्टील के या फिर ग्लास के एयर फ्रायर्स होते हैं वहां पे तो कोटिंग की जरूरत पड़ती नहीं है और वो आप जो है ना बेझिझक यूज कर सकते हैं। अब जहां तक एयर फ्रायर के बास्केट के मटेरियल की बात है एंड इस पे कोटिंग की बात है, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। किस टाइप के बास्केट मटेरियल होते हैं, किस टाइप की कोटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है, क्या प्रिकॉशन आपको लेने हैं ताकि आपको जो टेफ्लॉन कोटिंग है वो प्रिजर्व रहे, वो लॉन्ग टाइम तक चले, और आपके सिरेमिक कोटिंग को भी आपने किस तरीके से जो है ना वो बचा कर रखना है, मेंटेन करना है। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप एयर फ्रायर बेझिझक खरीद सकते हैं। आपका कोई भी टेफ्लॉन कोटिंग, सिरेमिक कोटिंग आपके हेल्थ के लिए खराब नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। और ये सब चीज़ें ब्रांड्स आपसे काफ़ी हद तक छुपाते हैं। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जो ब्रांड आपको क्लियरली मेंशन नहीं करता है कि वो किस टाइप का बास्केट मटेरियल या फिर किस टाइप का कोटिंग यूज़ कर रहा है बास्केट में, उस ब्रांड को भूल जाना ही बेहतर है। आप सिर्फ ऐसे ब्रांड के साथ जाइए जो ब्रांड आपको एक अच्छी कोटिंग दे रहा है, जैसे कि फिलिप्स हो गया, सोलारा हो गया, इनाल्सा हो गया या फिर अगारो हो गया। इन सब के एयर फ्रायर में आपको अच्छी टेफ्लॉन कोटिंग देखने को मिल जाती है। इनाल्सा के कुछ एयर फ्रायर्स हैं जहाँ पे कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जहाँ पे आपको सिरेमिक कोटिंग भी देखने को मिल जाती है। आपको हैलोजन हीटर वाले एयर फ्रायर्स भी मिल जाते हैं जहाँ पे आपको ग्लास बास्केट्स देखने को मिल जाते हैं, तो वो भी काफ़ी सेफ हैं। और ये मैं जो है ना अपने टॉप 5 एयर फ्रायर या फिर टॉप 10 एयर फ्रायर्स की वीडियोस में अलग अलग मैं आपको एयर फ्रायर्स बताता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको बेस्ट एयर फ्रायर्स जो कि आपके हेल्थ के लिए सेफ भी हैं वो सब एयर फ्रायर्स जो है ना मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। और इसीलिए चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको एयर फ्रायर चूज करना और आसान हो जाएगा। वैसे यहाँ पे जो मैंने आपको लिंक्स दिए हैं ये फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं, इनको चेकआउट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अमेजॉन के लिंक्स भी मिल जाएंगे। अगर आप फ्लिपकार्ट से नहीं खरीदना चाहते हैं, अमेजॉन से खरीदना चाहते हैं, तो उन लिंक्स के थ्रू भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। बाय।